नमस्कार। आज हम मैत्रेयी गुप्त जी द्वारा रचित भाट भारती कविता के अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है भाट भारती के अतीत खंड की व्याख्या। तो चलिए पहला इसके अवतरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे तुम्हारी भारती। प्रस्तुत अवतरण में उद्धृत पंक्तियों में मैत्रेयी गुप्त जी कहते हैं कि हे प्रभु, आर्य लोग या बुद्धिमान लोग जो कि ज्ञान और विवेक के इच्छुक होते हैं, उनके मन में ज्ञान ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करने की इच्छा रहती है। वो समाज में जो भी जहाँ से भी कुछ अच्छा मिलता है उसकी मनन करते हैं, उसको अपने हृदय में बिठा लेते हैं। उसी प्रकार से वो जिसकी वो आरती उतारते हैं अर्थात जिससे वो प्रभावित हो जाते हैं, उसी प्रकार से हे भगवान, भारतवर्ष में गूंजे तुम्हारी हमारी भारती। उसी प्रकार से हमारी सरस्वती, हमारी जो कलम है, हमारी जो कवियों के जो लक्ष्य है, कवि जो लिखना चाहते हैं, उसकी जो गूंज है, भारतवर्ष की जो गूंज है, पूरे विश्व में गूंजे। इस तरह से वो कामना कर रहे हैं। वाणी की देवी सरस्वती को पूरे भारतवर्ष में गुंजाना चाहते हैं। विद्या का जो प्रभाव है पूरे भारतवर्ष के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी ही उन्होंने यहाँ पर कामना की है। हो भद्र भाव उद्भाविनी, वह भारती है भगवते। भद्र भाव कहते हे प्रभु, माँ सरस्वती जो है सदा श्रेष्ठ भावों के रूप में हमारे मन में अच्छे भाव भरती रहे। भद्र अच्छे भाव भरने वाली हो। और फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं, सीतापते सीतापते, कहते हे सीतापति श्री राम, हे गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण, उनसे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही हमारे भीतर देश के प्रति भक्ति और आस्था के भाव भर सकते हैं और वो भारतवर्ष को प्रदान कर सकते हैं, ताकि उसको करके हम लोग जो है भारत के श्रेष्ठता के लिए आगे कार्य कर सके। इस प्रकार ये जो पंक्तियां हैं इसमें मंगलाचरण किया गया है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है भारतवर्ष को सारे संसार में भारत की जो गूंज है उसको फैलाने के लिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम से भी मंगल कामना की इच्छा व्यक्त की गई है। चलिए आगे के अवतरण में क्या कह रहे हैं। हाँ लेखनी हत पत्र पर, हत होता है हृदय, पत्र पन्ना। हाँ लेखनी, हाँ लेखनी मतलब संबोधन की अपनी कलम को। हाँ लेखनी हत पत्र पर लिखनी होगी कि क्या, तुझे है यह कथा। कौन सी कथा? भारतवर्ष की कथा, भारतवर्ष की जो गूंज है। दृक कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा, कहते जिस तरह से कोई कलम जब स्याही में डुबो दी जाती है उसके बाद वो कथा लिखती है, उसी प्रकार से आज जो भारतवर्ष है वो कालिमा के रूप में, अर्थात वो परतंत्र है, लेकिन उस परतंत्रता को से घबराना नहीं है, उसमें अपनी कलम को आवाज देनी है। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, कहते हो सकता तुझे बहुत सारे स्वतंत्रता पूर्वक तेरे सामने बहुत सारे प्रस्ताव थे, अपनी कलम को कह रहे हैं कि उन प्रस्तावों पर तुझे कार्य करना होगा। तुझे स्वतंत्रता से उन सब के बारे में अर्थात स्वतंत्र कलम का इस्तेमाल करके पूरे देश में, देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना पैदा करनी होगी, तभी हम परतंत्रता गुलामी से छूट पाएंगे। जग जाए तेरी नोक से सोए हुए भाव जो, कहते फिर कामना कर रहे हैं, फिर से संबोधन कर रहे हैं कि हे लेखनी, हे मेरी कलम, तो ऐसा कुछ लिख कि तेरी कलम की नोक से जो लिखा जाए, जब उसको कोई पाठक पढ़ेगा, जब मेरे भारतवासी पढ़ेंगे, तो उनके भीतर भी देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी। सोए हुए हैं जो भाव, कौन से भाव सोए हुए हैं कि आज हम सोए पड़े हैं, हम भूल चुके हैं कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थी। लेकिन आज अगर युवा पीढ़ी सोई हुई है तो अपनी कलम को कह रहे हैं कि हे कलम, तू कुछ इस तरह से लिख कि तुम्हारे मेरे द्वारा जो पंक्तियां लिखी जाएंगी, रचनाएं लिखी जाएंगी, जो देश भावना से उत्प्रेरित होगी, जब उसको युवा पीढ़ी पढ़ेगी, भारतवासी पढ़ेंगे, तो उनके भीतर देशभक्ति की भावना बढ़ चढ़कर पैदा हो जाएगी। तो ये कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे के बिंदु में क्या कह रहे हैं, अवतरण में क्या कह रहे हैं मैत्रेयी गुप्त जी। संसार में किसका समय रहता एक सा है, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। ये तो हमें सबको पता है, समय परिवर्तनशील है। सुख दुख, अच्छा बुरा, ये हमारे जीवन में आता जाता रहता है। आज अगर हम खुश हैं तो हो सकता है कल हम दुखी हों, और अगर आज हम शोक मना रहे हैं
तो हो सकता है कि कल हमारी कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण हो जाए कि हम बहुत सारे समय तक सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं भारतवासियों को कि मान लो आज तुम गुलाम हो गए हैं, आज भारत गुलाम हो गया है, लेकिन इस बात से घबराना नहीं है। अगर आज हम गुलाम हो भी गए हैं तो पहले हम स्वतंत्र थे तभी गुलाम हुए, और अब गुलाम हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही गुलाम रहेंगे, हमें अवश्य ही आजादी प्राप्त होगी। तो उसी में समय की परिवर्तनशीलता का ही यहाँ पर चर्चा की गई है। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। विपदा क्या होता है? गरीबी, संपदा सुख संपत्ति, निशी रात, दिवा दिन। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। अनाथ जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा है, और इसके साथ ही नरनाथ दूसरों का स्वामी भी हो सकता है। जो आज उत्सव मगन है कल शोक से रोता वही। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी? वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार पूरा संसार परिवर्तनशील है, चिर परिवर्तनशील है, ये एक संसार का कटु सत्य है, एक नियम है। जिस प्रकार से निशी दिवासी रहती, रात के बाद सवेरा अवश्य होता है, उसी प्रकार से गरीबी के पास अमीरी, और जो आज बेसहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, और वह जरूरी नहीं है कि वो सारे जीवन ही बेसहारा रहेगा, अनाथ रहेगा, वो भी कल को कर्म करके इतना धन संपत्ति कमा ले, इतनी संपदा उसके पास हो जाए कि वो भी किसी का स्वामी बन सकता है। तो कवि का दृष्टिकोण आशावादी है। जो आज उत्सव मगन है, कहते जो आज हर्षोल्लास में मगन है, जो उत्सव मना रहे हैं, जो झूम रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उनको कभी जीवन में दुख ही नहीं आया। क्या पता कल उनके कोई प्रियजन कोई चले जाएं, या उन्हें कोई धन की हानि हो जाए, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उन्हें भी शोक मनाना पड़ सकता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि समय चिर परिवर्तनशील है। अतीत में भारतवर्ष ने जो उन्नति के शिखर को छुआ था, परंतु आज वो जो पतन की तरफ जा रहा है, जो अवनति की ओर जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। भारत में भी सूर्योदय अवश्य होगा, भारत भी स्वतंत्र अवश्य होगा। आगे के अवतरण में भारतीय रचना के इस अतीत खंड में क्या कह रहे हैं? चर्चा, देखो यहाँ पे महिमा की गई है भारत के संसार में, जो भारत की महिमा थी उसका गुणगान किया कि भारत कितना उन्नत देश था, कितना प्रभावशाली था। भारत की उन्नति से प्रभावित होकर ही तो अंग्रेज या दूसरी विदेशी जो शक्तियां थी यहाँ पर आई थी। वो सिर्फ व्यापार करने आई थी और फिर यहीं की होकर रह गई थी। हमने सोचा था कि वो अतिथि हैं, हाँ, अतिथि देवो भव, लेकिन उन अतिथियों ने धीरे धीरे क्या किया कि भारत का जो सीधी सरल जनता थी, समाज था, उनकी अधिकारों का हनन करके उन पर राज करने लग गए। तो इस तरह से भारतवासियों की जो सद्भावना थी, जो कोमलता थी, जो अतिथियों के प्रति उनके मन में दया भाव था, सम्मान की भावना थी, उसी का ही फायदा जो था विदेशी शक्तियों ने उठाया था। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। कवि क्या कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारे भारतवर्ष के आर्यों की जो चर्चा थी, जो महिमा थी, चारों ओर होती थी, और हमारे सद्गुणों, उत्तम गुणों की जो कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई थी, वो एक और थी। कहते प्राचीन समय में जो भारतीय आर्य जाति थी, वो अपनी महानता, अपने सद्गुणों, अपने उत्तम गुणों की वजह से चारों तरफ उसका यशगान होता रहता था। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नात्मक शैली है, प्रश्न बोधक चिन्ह लगा हुआ है। किससे किससे प्रश्न कर रहे हैं? हमसे ही कर रहे हैं, स्वयं से भी कर रहे हैं। वो इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या हम पतन को हमारा यह अतुल उत्थान था, अतुल उत्थान, जो हमने इतनी उन्नति की थी, जो हमारा देश जो था वो इतना उन्नत की शिखर पर पहुंचा हुआ था, चारों ओर उसका बोलबाला था, वो पूरे विश्व का सरताज था। तो कहते हैं इस दुर्दशा का स्वप्न में भी, कहते जो आज हमारा जो देश है पतन की ओर जा रहा है, जो हमारे देश की जो आज स्थिति हो गई है, जो आज उसकी उन्नति की बजाय वो गुलामपंथ हो गया है, क्या हमने कभी स्वप्न में भी सोचा था? कहते नहीं। कहते हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे देश का भविष्य ऐसा होगा, एक दिन हमारी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी।
क्या क्यों क्या इस पतन ही को हमारा यह उत्तर उत्थान था? वो कहते हैं क्या इसी जो अवनति हुई है हमारी, जो देश का पतन होता है हुआ है, क्या इसी के लिए हमने इतनी उन्नति की थी? तो मैत्री शरण गुप्त जी यहाँ कह रहे हैं कि भारतवर्ष की यह जो उन्नति थी, ये संसार पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार में अतुलनीय थी, इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। तो भारतवर्ष की जो वर्तमान काल में जो दुर्दशा हुई है उसका चित्रण करना, जाति और आर्य जाति की जो कीर्ति का चित्रांकन करना खड़ी बोली में बहुत ही प्रभावशाली और उद्देश्यात्मक ढंग से किया है। ओज गुण है, हरिगीति का छंद है, हमारे सामने एक दृश्य चित्रित हो जाता है। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हमें पता चलता है कि वाकई में हमारा देश जो हमारे साहित्य का जो लिखा हुआ है, अगर हम अपने प्राचीन इतिहास को जानना जब भी चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर हमारे जो आर्य जातियां थी, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो देशभक्त योद्धा हुए हैं, वीर हुए हैं, वो कितने महान थे। उन्नत रहा होगा कभी जो, उन्नत रहा होगा कभी जो, हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। क्या कह रहे हैं कवि कि भारतवर्ष आज गिरी हुई अवस्था में है, आज पतन की ओर जा रहा है, हम इस चीज को तो देख रहे हैं, लेकिन कभी तो ये उच्च स्थिति में होगा। जैसे पानी जो है वो ऊपर से नीचे आता है, पेड़ जो है ऊपर होता है लेकिन छाया वो नीचे को देते हैं, उसके पत्ते चारों तरफ फैले होते हैं, वो नीचे की तरफ होता है। तो वो कहते हैं आज जो हम जो आज अवनति देख रहे हैं, भारत की दुर्दशा देख रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये उन्नति के शिखर पर होगा। तभी तो आज ये क्या हो रहा है, पतन हुआ है इसका। जो हो रहा उन्नत अभी, कहते हम देखते हैं कि हमारे आसपास के देश बड़ी उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कहते लेकिन वो भी तो कभी पतन में होंगे, कभी उनकी स्थिति भी तो बहुत बुरी रही होगी, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी और आज वो उन्नति कर रहे हैं। हंसते प्रथम, आगे उदाहरण शैली का प्रयोग किया, हंसते प्रथम जो पदम है तम पंख पे फंसते वही। वो कहते हैं कि जो विकसित कमल होता है वही क्या करता है, अंधकार रूपी कीचड़ में फंस जाता है, वो सबसे पहले मुरझा जाता है। कुमुद कमल, हंसते प्रथम कुमुद जो, कहते जो पदम है, कमल के जो फूल हैं, जो सबसे पहले खिल उठते हैं, हंसते का मतलब यहाँ पर खिलखिलाना, खिलना, जो कमल पहले खिलते हैं वही अंधकार रूपी कीचड़ में मुरझा जाते हैं। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो, अंत में हंसते वही। कहते जो मुरझाए हुए होते हैं, जो अंधकार में डूबे हुए होते हैं, वो ही एक दिन क्या होते हैं, फिर से विकसित हो जाते हैं, अंत में विकसित हो जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्नति और अवनति और उत्थान और पतन तो निरंतर बारी बारी आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर उत्थान और पतन की गाथा का उल्लेख करना ही राष्ट्र कवि श्री मैत्री शरण गुप्त जी का इन अवतरणों में भारत भारती में भारतवासियों को प्रेरणा देना ही लक्ष्य रहा है। और चित्रात्मक शैली का समावेश किया गया है। अलंकार जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि यहाँ पे अवनत अभी की आवृत्ति है, तो जब जब जो व्यंजन या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो बेटा जो छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको आती ही हैं तो आप उनको जरूर लिखिएगा। छंद आपको बार बार बता रहे हैं, हरिगीति का छंद है इसके। अभी तक हमने जो भारत भारती रचना जो पढ़ रहे हैं, जिस अतीत खंड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके शेष जो अवतरण है अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक आप भारत भारती कविता के इन अवतरणों को, जिनकी व्याख्या आज हम कर चुके हैं, उनको पढ़िए। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक हिंदी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आपको मिलता रहे।